दिलशाद भाई, लद्दाखियों के साथ ज़्यादती हो रही, कहीं वो ये ना कहते हैं कि ठीक है जनाब हमारी बोली ज़रा अलग है लेकिन आप हमें कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अभी मुझे याद है कि प्यारे लक्ष्मीकांत जी, प्यारे जी के गाना रिकॉर्ड हो रहा है और 100 पीस म्यूजिशियंस बैठे हैं एंड दे हैव टू सिंग इन वन टेक, तो इट्स अ बिग चैलेंज। वो आज नहीं, आज बड़ा इजी हो गया है सर। आपने बहुत सारे खूबसूरत गाने सुने होंगे, लेकिन जब मैं बात करूं मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, या मैं बात करूं तुमसे मिलकर ना जाने, या मैं बात करूं मुबारक हो तुमको ये हज का महीना, अमिताभ बच्चन ने बहुत खूबसूरत गाना कूली में गाया था, या उसके अलावा चाहे लाख तूफ़ान आए, चाहे जान भी अब जाए, उसके अलावा दिल बेकरार था दिल बेकरार है, और बिल्कुल अगर ताज़ा गानों की बात करूं, ओ यारो माफ़ करना, कुछ कहने आया हूं, कुछ अपने बारे में बतलाने आया हूं, शब्बीर कुमार। आपने शब्बीर कुमार के गानों को सुना है, और आज जिनसे आपकी मुलाकात होने जा रही हैं वो हैं दिलशाद शब्बीर शेख। AR रहमान के साथ हैं ये, लेकिन इनकी इससे बड़ी पहचान ये है कि शब्बीर कुमार के पुत्र हैं, खुद भी गाते हैं, कंपोज भी करते हैं, और उसके अलावा इनकी अपनी एक पहचान है। और सब जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि इनके अब्बा तो इनकी पहचान है ही। बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे शहर में, जम्मू शहर में। पहले मुझे बताइए एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको, आप इतने दिनों से जम्मू में हैं, कैसा लग रहा है? आदाब। और इतने दिन से मैं जम्मू में हूँ तो मुझे वाकई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। फ़र्स्ट टाइम मेरा यहाँ आना हुआ है और बहुत एक्साइटेड हूँ। शहर के बारे में कुछ ख़ास, क्योंकि पेंटर किसी जगह चला जाए वो अपनी तस्वीर बनाने के लिए कोई एक जगह ढूंढ लेता है, और जब कंपोज़र किसी जगह जाए और उसको नई एक जगह मिले, तो कुछ यहाँ पे भी आपको दिखा, कुछ ऐसा लगा, कोई चीज़ ऐसी छुई? इज़ वेरी इंस्पायरिंग। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, और वाकई में जन्नत जो कहते हैं वो आई हैव कम टू एक्सपीरियंस दैट। और उसके साथ साथ में यहाँ के जो टैलेंट हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सो मैं उनको समझिए कि मैं उनको ढूंढने आया हूँ, मैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने आया हूँ। मेरे साथ मिस्टर अक्षय अस्थाना जी हैं एंड मिस्टर राशिद ज़फ़र हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक टैलेंट हंट हम रखते हैं, और ये मौसीकी स्टूडियोज़ हमने नाम सोचा था कि मौसीकी स्टूडियोज़ विल बी डूइंग दिस इवेंट। और मौसीकी स्टूडियोज़ हमने प्लान ऐसे किया कि लेट्स स्टार्ट विद जम्मू कश्मीर। तो ये एक शुरुआत है, और मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हमें मिले यहाँ से। जैसा आपने कल इंटरव्यू में लिया था कि 7 और 8 को यहाँ पे ऑडिशंस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी म्यूजिशियंस, जितने भी जैसे भी म्यूजिशियंस हैं, प्लीज़ आएँ, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ द कॉस्ट। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मकसद सिर्फ ये है कि आप जम्मू कश्मीर में आकर टैलेंट की तलाश करें, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट अलग अलग शोज़ से निकल कर बॉलीवुड में जब जाता है, एक दो गाने गाता है, फिर गुम हो जाता है। तो इस टैलेंट शो में ऐसा क्या है कि जिन बच्चों को आप मौका देंगे, एक तो उनकी ज़िंदगी भी बन जाए, और उसके बाद कम से कम 2-3 गाने गाकर वो गायब ना हो जाएं, बल्कि इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहें? नहीं सर, ऐसा हमने इस मौजू पे भी डिस्कशन किया था, एंड जैसा कि हमने प्लान किया हुआ है कि यहाँ का जो बैंड हम जो सिलेक्ट करेंगे, वो बैंड को वी विल ग्रूम देम एंड वी विल गिव देम अ गुड ब्रेक। उनका ये इवेंट जो होने जा रहा है 18 को, तो वो बैंड सुखविंदर जी के साथ परफॉर्म करेगा। तो एक तो पहले ही उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर हमको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको अपने नेशनल इंटरनेशनल शोज़ में परफॉर्म करवाएंगे, एंड उनके वीडियोस सॉन्ग्स भी रिलीज़ करेंगे। तो मकसद क्या है? सिर्फ आप ही जम्मू में करा रहे हैं, आप ही कश्मीर में भी करा सकते थे, दोनों जगह मुमकिन था ये। तो क्या इस टैलेंट हंट में को आप जम्मू में सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ जम्मू रीजन से टैलेंट चाहिए, या आप कश्मीर से भी टैलेंट को इनवाइट कर रहे हैं, लद्दाख से भी कर रहे हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर टैलेंट हंट है। सो वी विल
मतलब 7th 8th को हम जम्मू में करेंगे ऑडिशंस, वहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे एंड देन वी विल फ्लाई टू कश्मीर, और 10th और 11th को वहाँ पे ऑडिशंस करेंगे, फिर उनमें से सिलेक्ट करके जो सबसे बेस्ट होगा वी विल सेलेक्ट देम एंड दे विल बी परफॉर्मिंग विद सुखविंदर। दिलशाद भाई, लद्दाखियों के साथ ज्यादती हो रही, कहीं वो ये ना कहते हैं कि ठीक है जनाब हमारी बोली ज़रा अलग है लेकिन आप हमें कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम आई थिंक वी जस्ट प्लान फॉर दिस। यानी आपने कहा वक्त ज़रा थोड़ा है, क्योंकि हमारे इस थोड़े से वक्त में जो है जम्मू कश्मीर देख लिया जाए। फिलहाल हम जम्मू कश्मीर से, ये एक शुरुआत है सर, दिस इज़ द बिगिनिंग, एंड वी विल डेफिनेटली वुड लव टू गो टू लद्दाख एंड वहाँ का भी टैलेंट हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये जो बाद में मैं शब्बीर साहब पर भी आऊँगा और बाद में आपकी गायकी की बात भी करेंगे, लेकिन पहले इस टैलेंट हंट के बारे में एक और चीज़ समझना चाहूँगा। क्या इस टैलेंट हंट में सिर्फ आप चाहते हैं कि गाने वाले आएँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गाने वाले आ जाएंगे? क्या गिटारिस्ट भी आपको चाहिए? क्या पियानो बजाने वाला भी चाहिए? कोई बेंजो बजाने वाला मिल जाए वो भी आपको चाहिए? क्या आपको एक अच्छा तबला वादक भी चाहिए इसमें? ये सब लोग भी आपको चाहिए या आपको सिर्फ गाने वाले चाहिए कि भाई आ जाओ गाने वालों, बाकी हम मैनेज कर लेंगे? सर यूजुअली जितने हमने म्यूजिकल शोज देखे हैं वो सिंगिंग शोज ही हुए हैं, तो इस बार हमने ये प्लान किया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि हम म्यूजिशियंस को भी हम बुला के उनका ऑडिशंस लेंगे। सो ये ड्रमर भी आएगा? अरे सर, ड्रमर हो या एक छोटा परकशनिस्ट, वो खंजरी बजाने वाला, टैम्बूरिन बजाने वाला, वो भी हो, रबाब प्लेयर हो, गिटार, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब आएँ और अपना हुनर दिखाएं। अच्छा, अब इसमें एक और परेशानी है। ड्रमर हैं, बहुत अच्छा ड्रमर बजाने वाले बच्चे हैं लेकिन ड्रम नहीं है। बहुत अच्छा तबला बजाने वाले बच्चे हैं लेकिन तबला नहीं है। बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने वाले बच्चे है लेकिन हारमोनियम नहीं है। हालांकि सबके पास होता है, मतलब बाय एंड लार्ज मैंने देखा होता है, बट आई एम एज्यूमिंग कि नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे आप? नहीं, हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है सर, और हमने म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट्स हायर किए हैं ऑडिशंस के दिन, और वी विल प्रोवाइड देम ड्रम, गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार होगा जो आयम के साथ होगा। आई नो कि वो ले जाना भी एक ड्रम किट बहुत मुश्किल है उसको ले जाना, लेकिन शौक जिन्हें होता है वो तो कुछ भी लेकर चल पड़ते हैं। वो है सर, वो पैशन है सर, और म्यूजिशियन आई एम श्योर कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स खुद कैरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर यूज्ड टू विद दोज काइंड ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलें, थोड़ा सा दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा और समझें। शौर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको गाना गाना है, आप ड्रमर हैं, आप पियानो बजाते हैं, आप अच्छा बेंजो बजाते हैं, आप अच्छा वायलिन बजाते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के उस्ताद हैं, आप भी आइए और इस टैलेंट हंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि बैंड बनने जा रहा है। कोई बैंड का नाम सोचा है आपने पहले से? बैंड का नाम हमने अभी नहीं सोचा है, बट वंस बैंड बन जाता है फिर इट विल बी अ मौसीकी स्टूडियोज बैंड। इट विल बी अ मौसीकी स्टूडियोज। दिलशाद भाई, ये तो बात हुई शौर्य को लेकर, और सभी लोगों से गुजारिश कि आप शौर्य का हिस्सा बने। दिलशाद भाई, अब मुझे ये बताएं, क्या बड़ी बात है? शब्बीर कुमार का बेटा होना बड़ी बात है, या दिलशाद भाई ने खुद मेहनत करके जो इज्जत और जो मकाम आपने मैं कहता हूं विश्व के एक बहुत बड़े गुरु AR रहमान के साथ कमाया है, वो बड़ी बात है? सर देखिए, जिनके फादर इतने बड़े सिंगर हो तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक टैग है, और वो मेंटेन करना भी अपने आप में एक जिम्मेदारी है। और फादर को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े हुए हैं उनके गाने सुन के, तो वो एक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम हिज सन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनका नाम आगे लेके जाऊँ, और मैं अपनी मेहनत से मेरे फादर के लोग कहें कि यार दिलशाद के फादर हैं। अच्छा दिलशाद भाई, एक बात बताएं, जिस वक्त में शब्बीर कुमार गाते थे उस वक्त में गायकी की दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम थे। उन बड़े नामों के बीच में अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वो शख्सियत, जिस शख्सियत के गानों ने उस दौर के सुपरस्टार के मुंह पर, वो ऐसा लगता था कि ये यही गा रहा है। बड़ी बार लोगों को लगता था कि ये अमिताभ बच्चन जो है यही गा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में शब्बीर कुमार हुआ करते थे। तो कभी आप अपने पिताजी से ये पूछते हैं कि कितना मुश्किल था, और उसके बाद अमिताभ बच्चन के ऊपर आपकी आवाज़ का फिट आना और उसके बाद सुपर हिट्स में आपका गाना, तो क्या कहते हैं वो?
सर वो डैड से वैसे हम तो थोड़े से घबराते थे डैड से ऐसा पूछने के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उस वक्त का दौर आज का दौर बहुत ही अलग हो चुका है। उस वक्त वो आपको 100 पीस म्यूजिशियंस के सामने आपको वन टेक में गाना है, और आपकी बाकायदा रिहर्सल्स होती थी 10-10 15-15 दिन एक एक गाने पे। आप म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के उनके साथ रिहर्सल करते थे, और फिर जब वो स्टूडियो पे आके गाते थे तो वो अलग ही आपको पता है कि वो स्क्रीन वॉइस कैसे साउंड करती है। तो वो बड़ा एक्साइटिंग था। अब मैं छोटा था तो मुझे इतना उस वक्त तो होश हमने संभाला नहीं था, बट जो भी मुझे याद है कि प्यारे लक्ष्मीकांत जी प्यारे जी के गाना रिकॉर्ड हो रहा है और 100 पीस म्यूजिशियंस बैठे हैं एंड दे हैव टू सिंग इन वन टेक, तो इट्स अ बिग चैलेंज। वो आज नहीं, आज बड़ा इजी हो गया है सर। तो वो या दिलशाद भाई, इसको मैं ऐसे भी कहूँ जी कि आज गाना इसलिए आसान हो गया क्योंकि वो सुनने वाले लोग नहीं रहे। क्या मानेंगे इस बात को? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनने वाले नहीं, हम जो सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं। हम जो कंपोज कर रहे हैं दे आर लिसनिंग दैट। इट्स नॉट लाइक दैट सर। अभी टेक्नोलॉजी इतनी मतलब कॉम्पैक्ट हो चुकी है कि अभी मैं अपना लैपटॉप खोल के अभी आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको सुर में भी ला दूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इतना कन्वीनियंट है। इट्स सो इजी। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि एक नाइंसाफ़ी हो रही है उन गायकों के साथ जो अपने वक्त में गाया करते थे? कि आप जब गाना सुनते हैं, मैं अभी गाना देख रहा था, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बड़ा खूबसूरत गाना है, शब्बीर कुमार जी ने गाया है। इस गाने के लिरिक्स या उसके अलावा और भी बहुत सारे गाने हैं जिनके लिरिक्स, एक बहुत अच्छा गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट है, तुम याद ना आया करो। ठीक है, तो याद आने से पहले तुम आ जाया करो। तो अब इन लिरिक्स को जब आप देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं। आज भी कुछ गाने बनते हैं, खासकर ए आर रहमान के गाने जो होते हैं उनमें लिरिक्स बहुत खूबसूरत होते हैं। क्या कभी आपको अफसोस होता है कि यार ये हमारे पिताजी के ज़माने में अगर ये सब लिरिक्स होते तो शायद ये गाना और खूबसूरत होता? बिल्कुल सर। तो गाना है ऐसा जो आपको लगता है आज नया गाना है, लेकिन आपको लगता है कि अगर, या कभी आपके पिताजी ने कहा यार मैंने गाया होता ना तो फिर ये कमाल होता? सर आजकल इम्पोर्टेंस ज़्यादातर म्यूज़िक को दी जा रही है। अगर आप देखेंगे कि, और फिर क्या होता है कि ये एक टीम वर्क है सर। उस वक्त जब रिहर्सल्स होते थे उस दौर में तो सिंगर्स, कंपोजर, लिरिक्स राइटर सब साथ में बैठ के सब कुछ करते थे। एक मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते थे कि यार ये, फिर वो डिस्कशन होता था कि भाई हाउ यू वांट टू डू, और फिर कहते थे कि यार ये इस वर्ड को ये कर देते हैं, इस वर्ड को। तो वो एक अभी हर चीज़ बड़ी जल्दी जल्दी हो चुकी है, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं वी आर वो लैक है कहीं ना कहीं। कि अब क्या होता है कि प्रोड्यूसर फ़ोन करता है कि भाई दिलशाद मुझे ऐसे इस टाइप का एक आइटम नंबर चाहिए, तो पहले ही रेफरेंस देते हैं कि हमको इस टाइप का आइटम नंबर चाहिए। तो अब हम वो जोन में चले जाते हैं, फिर वो जोन में चले जाते हैं तो फिर वो लिरिक्स भी फिर उधर ही घूमते रहते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो कहीं ना कहीं वो रूहानियत भी मिसिंग है। बट ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूज़िक आज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बनता है। आज रहमान साहब के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं एंड लिरिक्स भी वाकई बहुत अच्छे होते हैं कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, इससे पहले कि मैं आपसे गुजारिश करूं, कि मैंने एक चीज़ और देखी है कि पंजाबी इंडस्ट्री का पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक खूबसूरत बात मैंने उनकी ये देखी कि उस ज़ुबान इतनी साफ शफाफ पंजाबी है कि जिसको पंजाबी नहीं भी आती वो भी सुनना ज़रूर चाहता है। और उस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखा है। क्या आप मानेंगे कि बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी उर्दू ज़बान के साथ हुई है या हिंदी ज़बान के साथ हुई है, कि दोनों ज़ुबानों में अब जो गाने बनते हैं ना वो हिंदी मुकम्मल है ना वो उर्दू मुकम्मल है? नहीं, जैसे अभी आप ज़ुबान की बात कर रहे हैं वैसे ही मैं कहूँगा कि म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है आजकल। और आजकल जो सिंगर्स मोस्टली दे आर जस्ट सिंगिंग, और फेम बड़ी जल्दी मिल जाता है एंड और उनकी फिर लाइफ भी कम होती है।
तो अगर ये हर चीज़ को सिंगर लेकिन जैसे सोनू निगम हैं या श्रेया है, ये सब ने उर्दू एक्चुअली सीखी है और दे आर रियली नाइस एंड दे आर वेरी क्लीन इन देयर सिंगिंग। तो बाकी जितने सिंगर्स हैं, सॉरी, बाकी जितने सिंगर्स हैं, बस वो मैं चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा सा उर्दू की तरफ जो तलफ़ुज़ है, आई थिंक उस पे थोड़ा सा आई थिंक उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम ही क्या करते हैं, लेकिन आई थिंक उनको उर्दू सीखना चाहिए। दिलशाद भाई, कुछ अपना आप चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा मतलब एक जलवा हो जाए, वैसे मुश्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ आपका अपना, क्योंकि हमने आपके पिताजी को तो बहुत सुना है, अभी भी सुनते हैं, उनके गाने एवरग्रीन हैं, वो तो कभी भी जो है ना उनका रंग कभी उतरेगा और ना ही वो गाने कभी फीके लगेंगे किसी को। तो आपकी अपनी कोई पेश, अगर कोई चीज़ आपने खुद गाई है या कोई खुद आपका। ओके, मैंने अभी एक रिसेंटली एक फिल्म की थी, इंडो ईरान को प्रोडक्शन, जिसमें ईरान से दिया मिर्ज़ा एक्ट्रेस थी और इंडिया से दिया मिर्ज़ा थी और ईरान ईरान के सुपरस्टार रेज़ा गुलजार उन्होंने लीडिंग रोल किया था और वो वहाँ की सुपर हिट फिल्म थी। तो उसका म्यूज़िक डायरेक्टर मैं हूँ एंड फिल्म में गाने हिंदी में ही थे। तो मैंने अरिजीत से गवाया था, सोनू निगम जी से गवाया था, नकाश अजीज़, डैड से भी गवाया था। तो मैं उसका एक फिल्म का एक गाना मैं मेरी कंपोजिशन में आपको सुनाता हूँ। रूंदा रूंदा सा जहाँ ये मेरा, खोया खोया दिल बेसब्र मेरा, रूंदा रूंदा सा जहाँ ये मेरा, खोया खोया दिल बेसब्र मेरा, तेरी झलके भीगी ये पलके कहती है मुझसे रेजा रेजा, मेरा साया जाने तू है कहाँ, रेजा रेजा मेरा साया जाने तू ही है मेरा। क्या बात है, रेज़ा रेज़ा। मैं ये पिताजी से कौन सा गाना गवाया था? अच्छा, डैडी से मैंने ऐसे जहन में, मतलब लाइनें क्या थी उस गाने की? गाना ऐसा था, वो एक्चुअली टाइटल सॉन्ग था फिल्म का, सलाम मुंबई। कहते हैं देखो ख्वाब यहाँ पर होंगे वो पूरे पंख लगाकर, आया जो भी जाना पाया वापस नहीं, इसकी ज़मी इसकी हवा दिल की हुई। हाँ, सलाम मुंबई, सलाम मुंबई, सलाम 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 मुंबई, सलाम मुंबई, सलाम मुंबई, सलाम 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 मुंबई। क्या बात है दिलशाद भाई। ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपको ये लगा हो कि काश मैं अपने पिताजी के वक्त से पहले पैदा हो गया होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतने प्यारे, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ फादर का मैं बेटा हूँ। फादर का नाम तो है ही है, लेकिन बहुत कम जिक्र होता है। अम्मी जान का भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा आपके इस बनने में और आपकी इस पर्सनालिटी में। बिल्कुल है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बेटा कुछ बने, नाम रोशन करे। और मॉम मेरी जो अम्मी जो हैं वो डैड हमारे जो पहले जब प्लेबैक सिंगर नहीं बने थे तो मेलोडी मेकर्स में ही वॉज परफॉर्मिंग एज अ सिंगर। तो मेलोडी मेकर्स एक ग्रुप था जो पूना में उनका बैंड होता था। तो डैडी बड़ौदा से पूना जाते थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात मेरी मॉम से हुई एंड शी कन्वर्टेड। तो मतलब उन्होंने फिर शादी वगैरह हुई एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, बट जब डैडी प्लेबैक सिंगर बने तो
पूरी फैमिली को साथ लेके चले। एंड आई थिंक वो तरबियत, वो दुआएं उनकी हमेशा साथ है, और साथ मेरी दुआएं के साथ में हमेशा उनका साया हम पर कायम रहे। कोई चीज़, कोई रिग्रेट है आपको आपके डैड को आपको लेकर कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा सिंगर बनना चाहिए था? एक्चुअली डैड की तो ये कोई भी फादर की रहेगी कि मेरा बेटा, लेकिन आप तो डायरेक्शन की तरफ निकल आए। हाँ ये है। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि वाई शुड आई बी सिंगर, कि ये ज़रूरी थोड़ी है कि एक प्लेबैक सिंगर का बेटा प्लेबैक सिंगर ही हो। वाई शुडंट आई बी म्यूज़िक कंपोज़र। तो मैंने, फिर डैडी ने एक एक्चुअली छोटा सा कीबोर्ड मुझे ला के दिया था, तो मैं वहीं पे आपने जी कंपोज हाँ, करना शुरू कर कुछ दिया। वो बजाना शुरू किया। देन दे सेड कि यार मेरे बेटे को इंटरेस्ट है, तो फिर उन्होंने और बड़ा कीबोर्ड ला के दिया, फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया। एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कंपोजिंग। अच्छा, कभी ये दिल में कभी नहीं आया कि यार पिताजी तो गा रहे हैं, एक ऑलरेडी सॉलिड ग्राउंड बनी हुई है, दिक्कत कोई नहीं है, गाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे में पत्रकारिता में आजकल जर्नलिज्म में ये हो चुका है कि एक आदमी जो है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो हमारे प्रोफेशन में आ जाता है, फिर वो सीखते 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 इतना निपुण हो जाता है कि हमें कई बार लगने लगता है यार हमसे अच्छा तो ये कर रहा है। देखिए, मैंने हमेशा चाहा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं एक तो उनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डैड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो उस प्रोजेक्ट में। सो अब जैसे कि मैंने सलाम मुंबई में कर रहा था, तो आई वांटेड हिम टू सिंग। और अभी ऐसा है कि कुछ भी अगर रिकॉर्डिंग्स भी होती है, कुछ होती है, तो डैड के साथ मैं रहता हूँ। एंड मैं सुपरवाइज करता हूँ डैड को। एंड रिकॉर्डिंग्स में मैं अभी इन दिनों जितनी भी रिकॉर्डिंग्स डैड की हुई है, तो मैं ही एक्चुअली इनको रिकॉर्ड करता हूँ। तो आई थिंक वी आर टुगेदर एंड You're working together. टुगेदर। क्या है आने वाले प्रोजेक्ट्स, क्या क्या हैं अब आने वाले वक्त में, और क्या क्या बहुत सारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे, एक तो रहमान सर के साथ तो चलते ही हैं। मैं एक्चुअली मोस्टली सिंगर्स को सुपरवाइज करता हूँ रहमान सर के म्यूज़िक में। जैसे कि सिंगर्स को गवाना, वो मेरी जिम्मेदारी होती है, मोस्टली हिंदी सॉन्ग्स। तो अभी अतरंगी रे आ रही है अक्षय कुमार, सारा अली ख़ान की, तो वो सारे गाने मोस्टली मैंने ही सिंगर से गवाए हैं। एंड अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, जो मिथुन चक्रवर्ती साहब के बेटे जो हैं नीमान, वो लॉन्च हो रहे हैं। जी हाँ, वो लॉन्च हो रहे हैं। तो आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट विथ हिम, प्लस इवेंट्स भी बहुत हैं अभी आजकल। और इसके साथ मुझे ये बताइए क्या राज है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, लेकिन आप अब मतलब आपके साथ बातचीत करके ये महसूस होता है कि आप बड़े डाउन टू अर्थ और बड़ी सादा तबीयत इंसान हैं। तो इतने बड़े कैनवस पर होने के बावजूद ये सादगी और ये सिंप्लिसिटी और ये जो डाउन टू अर्थ आपका नेचर है, ये कहाँ से? सर, ये मैंने कहा कि तरबियत, और मेरे पे एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं किनका बेटा हूँ और मैं किसका असिस्टेंट भी हूँ। वो टैग जो हैं, वो 2 टैग वो इतने बड़े हैं कि मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो वो कभी ये नहीं सोचते कि यार मैं आई एम ऑस्कर विनर या रहमान, या मैं अपने शब्बीर कुमार हूँ, मैंने 6,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। तो हमने कभी हमको वैसा लगा नहीं। तो मैं क्या हूँ? मैं आई एम नथिंग। अगर वो जब उनकी ये सोचे तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं क्यों वैसा नहीं रहता? तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा और उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। तो मुझ में अगर वो एक क्या कहते हैं प्राउडनेस आ गई है, तो फिर वो कोई काम की नहीं है। वो फिर मेरी लाइफ भी इतनी लॉन्ग, मतलब करियर की लाइफ भी इतनी लॉन्ग नहीं होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेंटेन करना है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इनके साथ काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बड़ा एक खूबसूरत शेर है, कहते हैं इस कहानी में बहुत कुछ है मगर तेरी सादगी कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने दिलशाद भाई को सुना और आपने ये भी इनसे सुना कि ये इस वक्त जम्मू में हैं। जम्मू में इसलिए हैं क्योंकि जम्मू में एक टैलेंट हंट होने जा रहा है, जिस टैलेंट हंट में सिंगर्स, ड्रामर्स, म्यूजिशियंस, म्यूज़िक कंपोजर्स, गाने वाले, बजाने वाले
आप सबको न्योता है कि 6 और 7 तारीख को यहाँ पर ऑडिशंस होने हैं जम्मू में। आप ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करें और अगर आप ऑडिशंस में कामयाब होते हैं तो आप एक बैंड का हिस्सा होंगे। जो बैंड 18 को परफॉर्म करेगा और उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उस बैंड को मिलेगा। उसके अलावा मोटी सी एक रकम भी है जो आप जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको मौका मिलेगा AR रहमान को देखने का मौका तो नहीं, लेकिन AR रहमान के साथ जो लोग हैं, शब्बीर कुमार के बेटे हैं, इनके पास और इनके साथ रहने का थोड़ा भी जो आपको मौका मिलेगा, उस मौके में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और ऐसी शख्सियत के साथ। आदाब।